नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज एक ऐसे ही विभूति की बात करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उसके लिए ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ उनका एक ध्येय है राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो काफ़ी लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया, किसी ने किसी तरह से, किसी ने किसी तरह से। तो एक कवि हुए, उनका नाम था प्रदीप। उनका पूरा नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी। उनका योगदान किस तरह से आप देखते हैं स्वतंत्रता में? आपने ठीक कहा कि देश जब गुलाम रहा तो ये भी बात हमें समझनी चाहिए कि देश ना पूरी तरह का भी गुलाम था। हाँ, 1100 साल तक देश के विभिन्न क्षेत्रों पर परकियों का राज रहा। ज़्यादातर लूटने आए थे। लूटने के साथ साथ कुछ ने देखा कि लूट के बार बार जाने के बजाय यहाँ रहा जाए, और बाबर ऐसा पहला वो रहा जिसने इसको ऑर्गेनाइज रूप से रहने का निश्चय किया। बाद में अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो बड़ा आसान है इनके को, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे यहाँ व्यापार करने आए और यहाँ धीरे धीरे भारत के जोड़ तोड़ करके, समझौते करके, और भारत के अधिकांश क्षेत्रों में राजाओं को राजा रखते हुए उनसे कुछ पावर्स, कुछ उनसे चौथ वसूली टैक्स के रूप में शुरू कर दी। तो मैं समझता हूँ कि हम पहली ऑर्गेनाइज रूप से 1857 में कोशिश की गई थी आज़ादी की। और कवि प्रदीप, जिनका आपने रामचंद्र द्विवेदी नाम भी बताया, अब हिंदी के एक मूर्धन्य कवि, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कवि की ही है, वो लिखते थे। उन दिनों में बड़े बड़े कवि थे, मैथिलीशरण गुप्त, जिनकी लेखन ने बहुत लोगों को उत्साहित किया, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अनेकों लोग, माखनलाल चतुर्वेदी जिसने एक फूल वाली लिखी, और हरिश्चंद्र भारतेंदु जी जिन्होंने पद्य भी लिखा और गद्य भी लिखा और नाटक भी लिखे। और उनको आज यदि ढंग से रिसर्च की जाए तो भारत के शेक्सपियर के बराबर थे। तो फिल्मों का भी इस देश में जब चलन आया, लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, पहले मूक फिल्में बनी, फिर धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी आई तो बोलने वाली फिल्में बनी। तो शुरू में फिल्में भी कौन सी बनी, जो देशभक्ति की थी या पौराणिक थी, लोगों को पसंद भी आने लगी। और ये देखो हैरानी की बात, इन फिल्मों को अधिकांश पारसी थिएटर ने, पारसी लोगों ने, और उसी शैली में उसका विकास हुआ। सोहराब मोदी जैसे लोगों ने, डायलॉग की डिलीवरी कैसे हो, उन दौरान में कवि प्रदीप भी नौजवान थे। और कहीं कवि सम्मेलन में गए तो जो, अब ये बड़ी हैरानी की बात है, बम्बई के अंदर फिल्म निर्माता अधिकांश कौन है? बंगाल से आए हुए लोग, शशधर मुखर्जी, ये वो जितने भी, हिमांशु राय। और पार्टीशन से पहले बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग तो थे नहीं, मराठी भाषी लोग थे, परंतु बंगाल से आए हुए लोगों ने फिल्म निर्माण में बहुत अधिक सक्रिय रहे। और कवि प्रदीप को भी पहला मौका दिया, जो बॉम्बे टाकीज ने, और वो सब बंगाली लोग थे। बंगाली लोग संस्कृत को बहुत
ज़्यादा मान्यता, क्योंकि बंगाली और भारतीय भाषाएं सब संस्कृत निष्ठ हैं, तो आसानी से जो हिंदी वालों को भी मौका दिया। और कवि प्रदीप के अंदर जो प्रतिभा थी, देश गुलाम है तो कैसी लिखें, तो उस समय भी फिल्मी गीत के ऊपर सेंसर हो सकता है, गिरफ्तारी के वारंट निकल सकते हैं, ये कवि प्रदीप के साथ तो हुआ। परंतु लेखन में शब्दों की थोड़ी एहतियात करके अपना काम जारी रखा, और उस व्यक्ति ने देश में एक जागरण की फिल्मों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से देशभक्ति का धीरे धीरे जो प्रतिपादन किया, बीज रोपण हुआ। देशभक्ति का गाना है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दे। ये देशभक्ति का कह लो या पूर्ण भक्ति का कह लो, पर वो जैसे फिल्म की जो स्टोरी है उसके आधार पर गीत लिखे जाएंगे, उसी आधार पर कथाकार बताएगा, निर्देशक बताएगा कि आपको यह भाव प्रकट करना है। ये मेरे वतन के लोगों, अब ये एक वो ऐसा गीत था जो फिल्म में तो था नहीं। देश जब पूरी तरह पराजित भाव में था 62 की युद्ध के बाद, तो फिर से लोगों को उत्साह भरना है, उस काम के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपना योगदान दिया। और कवि प्रदीप ने जो गीत लिखा है मेरे वतन के लोगों, उस गीत से निश्चित तौर पर, हम तो उस समय छठी में पढ़ते थे, लोगों के आंखों में आंसू आते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो टूट चुके थे अंदर से, चीन ने हमें बड़ा धोखा दिया, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री को, उसके कारण से उनको शारीरिक रूप से भी कमज़ोर पड़े, मानसिक रूप से पड़े, परंतु कवि प्रदीप के इस गीत से लाखों लोगों को एक उत्साह मिला। फिल्म इंडस्ट्री ने देशभक्ति के शो भी बहुत किए, और हमारे जैसे लोग भी स्कूल में पढ़ते पढ़ते उत्साहित होकर जवाहरलाल नेहरू के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष में धन संग्रह करके विद्यालय की ओर से गए। वो मेरे आज भी मेरी फ़ोटो BL महाजन सर के साथ, अग्निहोत्री के साथ, और हम मेरे ख्याल हर क्लास से 2-2 बच्चे होंगे, 10-12 टीचर होंगे। डॉक्टर साहब, जब ये गाना ये मेरे वतन के लोगों, इसका जो रॉयल्टी मिलती थी, तो उन्होंने कहा कि जो सैनिकों की जो विधवा हैं उनको दे दिया जाए पैसा, उन्हें पैसे का बिल्कुल लोभ नहीं था इस मामले में। जो राष्ट्रभक्त होता है ना, उसको पैसे का लोभ हो ही नहीं सकता। जो कल्चरल आदमी होगा, सांस्कृतिक व्यक्ति होगा, उसके लिए पैसा एक निमित्त है, पैसा चाहिए सबको, परंतु पैसे के लिए कुछ करेंगे ऐसा आवश्यक नहीं होता। रॉयल्टी भी वो काफ़ी बाद में मुकदमेबाजी से मिली, शायद 10 लाख से ज़्यादा मिली, और जो उन्होंने वायदा किया था दिया। क्योंकि पैसा तो महत्वपूर्ण है, पैसा तो हम बताओ ना, घर घर जाके, उस समय 1 रुपये बड़ी चीज़ थी। कीर्तिनगर बसा बसा था, पंजाबी बाग बसा बसा था, 50 पैसे 1 रुपये देने में भी आदमी सोचता था, अरे बच्चों तुम इससे निकाल लोगे तो हमारे पास क्या जवाब है, आपको विश्वास नहीं है तो मत दो जी, क्योंकि डब्बा है, डब्बे पे कागज़ लिपटा हुआ, उसमें एक चेक है। तो उनकी सोच में भी मुझे लगता है कोई गलत नहीं थी, निकाल भी सकते थे। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाता है, उनका गाना था ना, आओ बच्चों तुम्हें कराएं झांकी हिंदुस्तान की। आज हमें पूरे देश को देखने की जरूरत है, पूरा एक देश जो है वहाँ की कला संस्कृति को जानने की बात है, तो उन्होंने बहुत पहले गाना लिख देते, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। लेखक जो होता है ना, बहुत आगे की सोचता है। जितने उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, वो दूरदृष्टि तो उनकी होगी ना। जब मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा, और ख़ास तौर पे साकेत जो लिखा, तो रामचरितमानस के बराबर की उन्होंने, पर उन्होंने जो मुख्य पात्र के रूप में उर्मिला जी को आगे रखा, तुलसीदास जी ने राम जी को आगे रखा, महर्षि वाल्मीकि तो समकालीन थे, तो रामायण के तो हज़ारों रूप आगे, हज़ारों लेखकों के आगे। इसी ढंग से देशभक्ति की अपनी अपनी परिभाषा है। शुरू में थोड़ा लेफ्टिस्ट लोग थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद तक लोगों ने कोशिश की, या जो देश के लिए लड़ने के, उस समय एक नारा चलता था इनकलाब। अब इनकलाब को लोगों ने मान लिया, जैसे कम्युनिस्टों का गाना इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने भी, ये कोई भी, हम जेल जाते थे हम भी गाते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि कवि प्रदीप की प्रतिभा को पहचाना लोगों ने, इसीलिए उनको सर्वोच्च पुरस्कार जो दादा साहब पुरस्कार मिला, और जिसके लिए प्रधानमंत्री भी अश्रुपूर्ण हो जाए, जनता हो जाए, सब लोग हो जाए,
ऐसे व्यक्ति की तो उससे बड़ी कमाई और क्या हो सकती है। तो उन्होंने अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित रखा और 99.9% गीतों में देशभक्ति के एक प्रखर रूप को आगे लेके आए। बड़े दर्द भले गाने लोगों ने, पिंजरे के पंछी रे, आपने कहा चलो हटो ये दुनिया वालों। लेकिन एक गाना बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा कि दे दी हमें आज़ादी बिना फिड़क बिना ढाल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब वो फिल्म की स्टोरी ऐसी है, मान लो जागृति फिल्म में शायद था ये। अब गांधी जी को महिमा मंडन करने के लिए थोड़ी कवि को छूट रहती अतिरेक पे जाने की, तो दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। पर तो बेसिकली गांधी जी के प्रति सम्मान तो है ना। अब बिना खड़क बिना, उन्हें भी पता बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है, पर तो फिल्म की शायद उस समय की आवश्यकता होगी। परंतु आदमी को समग्रता में देखना चाहिए। समग्रता में कवि प्रदीप सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में रहे हैं और साहित्यकार होते हुए फिल्मों के लिए भी इतना लेखन लिखा, फिल्म की स्टोरी भी लिखी। उन्होंने स्वयं मानते थे पर सच्चे थे। जैसे संतोषी माता की, उन्होंने कहा कि ये संतोषी माता, जब मुझे कहा पीएल संतोषी ने एक स्टोरी बनानी है तो मैंने बना दी। आपातकालीन में 1975 में उनका बड़ा रोल रहा इस मामले में। परंतु वो फिल्म का उन्होंने भी जब पूछा, क्या लगा इस नाम का कोई ग्रंथों में कोई माता नहीं है। सरस्वती माँ है, दुर्गा है, उनके अलग अलग रूप नाम हैं, पर ये तो मेरे से कहा गया तो मैंने एक स्टोरी लिख दी। डॉक्टर साहब, प्रदीप का अगर कोई गाना आपसे बुलवाया जाएगा, अब कभी हर आदमी कभी है अपने आप में गाना गुनगुनाता है, तो आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? अनेकों हैं कवि प्रदीप के, इतने गीत हैं। और हमारे जैसे व्यक्ति, क्योंकि 9वीं के बाद साइंस के विद्यार्थी हो गए, तो हिंदी से उतना वो नहीं रह पाया संबंध, संस्कृत हिंदी से। परंतु इसके तो मुझे फिर भी सबसे अच्छा दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। कितना बड़ा उसमें आक्रोश भी है और समझदारी भी है और देश की एक झांकी दिखा दी उन्होंने। और धार्मिक रूप से भी बहुत फिल्मों के गीत लिखे उन्होंने, पिंजरे का पंछी और तो क्या कितने, क्योंकि मैं गद्य के अंदर तो फिर भी ठीक है, पद के अंदर उतने नहीं हैं। परंतु मुझे जो फिल्मी गीतकारों में मैं गिनूँ जिन्होंने उनके अंदर भाव था, तो मैं साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र जैसे गीतकारों का प्रशंसक हूँ। आजकल के तो गीतकार केवल एक ही आया है बहुत दिनों बाद, मनोज, जिसमें कोई भाव है। बाकी तो ऐसे चलाऊ से लिखते हैं जो इसलिए याद भी नहीं रहते। चलो ये नौजवान, जब रैली की बात करते हैं हम कोई, तो उनके ऐसे काफ़ी गाने हैं जो आज हमें पूरी प्रेरणा देते हैं, चाहे वो देश के लिए हो या स्वतंत्रता की बात हो या देश के आज का जो माहौल है। जैसे हम काफ़ी गाने हैं, मतलब उसमें मार्चिंग गीत है, किसमें चल चल रे नौजवान चल। अब इसी टाइप के कई गीत हमारे संग में यूँ कयूँ। उसमें आप ये भी कह सकते हो कि कौन सा पहले लिखा, क्यों संग में गीतकार का नाम नहीं आता। पर शायद प्रदीप जी मध्य प्रदेश के रहे हैं और मध्य प्रदेश में संघ का शुरू में ही काम बढ़ गया था नागपुर के बाद, तो उनका संबंध भी रहा जा सकता, क्योंकि उस टाइप की कभी खोज की नहीं। मैं चाहूँगा कि करनी चाहिए, जो हमारे जो जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को थोड़ा अध्ययन करें, परिवार से मिलें, तो कभी नहीं कभी वो जरूर, मुझे लगता है, वो संघ के संपर्क में। आपने परिवार की बात करी, जब उनकी शादी हुई थी उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आग हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ पानी बन के रहूँगी। और उनकी 2 बेटियाँ थी, एक का नाम सरगम था, उन्होंने उसी पर रखा था। तो उनका परिवार से वास्तव में लोगों को मिलना चाहिए। आजकल कोई बड़ा काम थोड़ी है, एक बार एड्रेस लेके, आजकल तो चीज़ सब अवेलेबल है, जाए बातचीत करें, उनको भी अच्छा लगेगा। और उन यादों के आधार पर छोटी फिल्में बनाई जा सकती हैं। यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों नहीं सोचते। हम बातचीत करके, बातचीत के आधार पे छोटी छोटी वो बनाएं, तो बिल्कुल घटिया लोगों के आजकल धड़ाधड़ वो लाइक वो मिलती हैं। तो आपका तो बहुत मेहनत और सब्सटेंस है आपकी चीज़ों में। और कवि प्रदीप को मैं श्रद्धा भी से शीश भी झुकाता और उनके प्रति अपनी भावना प्रकट करते हुए आशा करूँगा कि जो नौजवान हैं उनसे प्रेरित होकर वैसे गीत और वैसी कथाएं या पटकथा लिखें
ताकि देश के लोगों को और अधिक सजगता से 2047 में जो सपने पूरे करने थे, कभी प्रदीप के भी सपने थे ना 1935-40 में जो फिल्में की थी, वो भी आज तक अधूरे हैं। रावी की कसम अधूरी है, और उसको पूरा करने का एक ही तरीका है कि देश के लिए जिएं, देश के लिए समर्पित भाव से आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर अगला समय हमारा ही है, और मुझे दी अनुमति। नमस्कार।